हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे क्या मोदी के गले मिलकर भारत से डबल गेम खेल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी रक्षा मंत्रालय की तस्वीरों ने चौंका दिया। दिखाएंगे वो तस्वीर आपको भी, वाकई में चौंक जाएंगे दोस्तों। तो वहीं बताएंगे रूसी सेना में इंडियन स्टाफ को लेकर बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच ये बात मानकर पुतिन ने दूर कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी की टेंशन। बताएंगे मोदी जी ने आखिर व्लादिमीर पुतिन से मनवा ही दिया ये बात। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में लहराया ये झंडा। वीडियो देखते ही पुलिस ने ले लिया एक्शन। एक शख्स 50 सलाखों के पीछे। बताएंगे किसका झंडा मुहर्रम में लहराया गया। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां सबसे पहले आपको अभी की अपडेट देते हैं। पीएम मोदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पूरी करने के बाद ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं दोस्तों। वहां पर उनका पुरजोर स्वागत किया गया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद मंगलवार को ऑस्ट्रिया पहुंचे। उल्लेखनीय है कि 41 वर्षों में यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहा है। 1983 में इंदिरा गांधी इस देश का दौरा करने वाली आखिरी प्रधानमंत्री थी। अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी ऑस्ट्रिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और वियना में चांसलर कार्ल नेहमर के साथ भी वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक नेताओं को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा से पहले रविवार को मोदी जी ने कहा है कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य वो आधार हैं जिस पर दोनों देश एक और करीबी साझेदार का निर्माण करेंगे। जी हां, आपको बता दें ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम की क्या सूची है, क्या उनका स्केड्यूल है दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम 7:45 तक के दौरान क्या होने वाला है। और रात 8:15 पर पीएम मोदी स्वदेश यानी अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी कहना आप लोग मत भूलिएगा। तो बात करें मेन खबर की, जहां क्या मोदी के गले मिलकर भारत से डबल गेम खेल रहे थे पुतिन। रूसी रक्षा मंत्रालय की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया दोस्तों। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय रशिया यात्रा पूरी हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको मेन चीज बताते हैं। सबसे पहले बता दें रशिया में पीएम मोदी जी का जबरदस्त स्वागत किया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी की अगवानी की। दोनों की गले मिलने की तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। लेकिन इसी दौरान दोस्तों पिक्चर यहां पर आकर बदल जाता है, जो हम आपको बताने वाले हैं। इसी दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक और तस्वीर जारी की जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। इसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि क्या पुतिन भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं या फिर ये मोदी सरकार पर दबाव की रणनीति है। बता दें दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि रूसी सशस्त्र बलों के उप प्रमुख जनरल स्टाफ कर्नल जनरल सरगेई इस्तराकोव ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, मादक पदार्थों की तस्करी और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रारूप में अधिक निकटता से काम करने की मंशा व्यक्त की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध को बढ़ा रहा है रशिया। ये तब दोस्तों जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया दौरे पर थे। जी हाँ, ऐसे में रशिया पाकिस्तान में बढ़ रही दोस्ती, वो भी पीएम मोदी के रूस में मौजूद होने के बावजूद भी ये दर्शाता है कि भारत रशिया दोस्ती में दुश्मन की एंट्री हो चुकी है और मोदी के गले मिलकर भारत से डबल गेम खेलता नजर आया है व्लादिमीर पुतिन की सरकार। क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान और भारत में क्या रिश्ते हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी के होते हुए पाकिस्तान के साथ ऐसी डीलिंग करना वाकई में, अगर आप भी मानते हैं गलत किया रशिया ने, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें रूसी सेना में इंडियन स्टाफ को लेकर यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच ये बात मानकर पुतिन ने दूर कर दी पीएम मोदी की बड़ी टेंशन। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बड़े मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजारिश पर सहमत हो गए हैं। सोमवार को पीएम मोदी जी ने पुतिन के सामने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती का मुद्दा रखा और रशिया मोटे तौर पर भारतीयों को वापस भेजने पर सहमत हो गया। शीर्ष सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि रूस अपनी सेना में सहायक कर्मियों के तौर पर भारतीयों की भर्ती बंद करने और काम कर रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की भारत की गुजारिश पर मोटे तौर पर सहमत हो गया है। तो वहीं पीएम मोदी को रशिया ने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। जी हाँ, पुतिन ने दिया ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में असाधारण सेवाओं के लिए इस सम्मान से
नवाजा गया। उन्होंने एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक्स पर लिखा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोजल, पुरस्कार प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूं। ऐसे में दोस्तों आप लोग पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस पुरस्कार के लिए कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया ये झंडा, जी हां, फलस्तीन का लहराया गया है झंडा। वीडियो देखते ही पुलिस ने लिया एक्शन, एक को पहुंचाया सलाखों के पीछे। जी हां, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बड़ी खबर है। कल यहां मुहर्रम का चांद दिखने पर जुलूस निकाला गया था। इसमें कुछ बदमाशों ने फलस्तीनी का झंडा लहरा दिया। मंगलवार का ये झंडा लहराने वाला वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो सोशल मीडिया वायरल होते ही पुलिस ने मामले पर बड़ा एक्शन ले लिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई थाना इलाके में मुहर्रम का चांद दिखने पर निकाले गए जुलूस में कथित तौर पर फलस्तीन का झंडा लहराया गया। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, कठुआ आतंकी हमले से बड़ी खबर, स्टील की गोलियां देखी गई, बुलेट प्रूफ जैकेट भी बेअसर। जी हाँ, आखिर क्यों सबसे खतरनाक है M4 राइफल्स? आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के अपने 5 जवानों को अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। इस हमले में हमें ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हाथ होने के भी सबूत नजर आ रहे हैं, वो भी क्लियर प्रूफ। जी हाँ, वो सारे सबूत आपके सामने होंगे। तो दूसरी तरफ इस हमले में ऐसा खुलासा भी हुआ है जो टेरर के नए मॉडल की तरफ से इशारा कर रहा है। इस खुलासे ने खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। ट्रक पर लगे कारतूस और गोलियों के निशान चीख चीख कर कठुआ हमले में चीन और पाकिस्तान के हाथ की गवाही दे रहे हैं। ये निशान बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की दहशतगर्दी से भरी हरकतों में चीन भी नापाक साजिशें करता नजर आ रहा है। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि इस हमले में जो गोलियां यहाँ चली हैं उन्हें भी चाइनीज हथियारों से ही दागा गया है। हमले के बाद इन ट्रकों में जो बुलेट मिले हैं वो मेड इन चाइना ही हैं। इसका मतलब साफ यही होता है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को चीन हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन पाकिस्तान को आतंक फैलाने में उसकी मदद कर रहा है। दोस्तों इस हमले में चीन के हथियारों के अलावा अमेरिका के M4 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हथियार आतंकियों के पास आए, कहां से पहुंचे, कहां से? ऐसे में अगर आप भी मानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और चाइना को एक बार उसकी इलाज कर देनी चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर लुटाया मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर प्यार। बता दें, पाकिस्तान का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा की राजनीतिक शाखा ने करीब 5 महीने के अंतराल के बाद पाकिस्तान में अपनी राजनीतिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML ने शुक्रवार को लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार के खिलाफ महंगाई और बिजली व रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। माना यह जा रहा है कि PMML जेल में बंद हाफिज सईद के प्रतिबंधित समूहों का नया चेहरा है। तो वहीं आपको बता दें, मुझे उम्मीद है कि CDS नाराज नहीं होंगे, लेकिन अग्निवीर योजना पर वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा दावा। जी हां, देश में अग्निवीर योजना पर जारी सियासी विवाद के बीच पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि अग्निवीर योजना में आप समय के साथ सुधार देखेंगे। इसके लिए उन्होंने फरवरी महीने में CDS के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया। जी हां, रिटायरमेंट के बाद मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुए RKS भदौरिया ने अग्निवीर योजना पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि CDS नाराज नहीं होंगे, लेकिन मैं फरवरी से उनके साथ अपनी चर्चा साझा कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि हमें और संशोधन करने की आवश्यकता है और समय के साथ आप देखेंगे। अग्निवीर योजना के तहत मुआवजे को लेकर हाल ही में राहुल गांधी के आरोपों के बाद भी भदौरिया ने सरकार का पक्ष रखा था। दोस्तों ऐसे में अग्निवीर योजना पर आपकी क्या राय होने वाली है? क्या इसमें कोई भी तरीके की बदलाव की जरूरत है? दोस्तों हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा, लेकिन जो कहते हैं हाँ वो कारण भी बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, दुनिया भर में रोता रहा पाकिस्तान, किसी ने नहीं सुनी। एक्सपर्ट ने भारत से दोस्ती करके दे दी नसीहत। जी हाँ, भारत से पाकिस्तान के खराब होते रिश्तों को लेकर अब पाकिस्तान में अंदरूनी मंथन शुरू होने लगी है। विशेषज्ञ पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की नसीहत भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि अब शहबाज शरीफ सरकार को भारत के साथ रिश्ते ठीक करने चाहिए। पाकिस्तानी शोधकर्ताओं में साबुर अली सईद ने जियो न्यूज में इसको लेकर एक लेख लिखा। उसमें सईद ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के प्रति नीतियों को फिर से प्राथमिकता देना होगा। भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म किया तो पाकिस्तान ने हर तरह के रिश्ते तोड़ देने की नीति पर काम किया। पाकिस्तान को लगता था कि ऐसे दबाव डालकर भारत को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की रणनीति काम नहीं आई। पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कई मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। जी हाँ, और ऊपर से भारत के बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च
नागरिक सम्मान मिलता नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मिर्ची का सबब बन सकता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने 3 सैनिकों किया अपहरण। जी हां, पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांग जिले में मंगलवार को अज्ञात आतंकवादियों ने अर्ध सैन्य फ्रंटियर कोर के 3 सैनिकों का अपहरण कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। सैनिक एक कार में सवार होकर सोर कमर FC चौकी से टांग बाजार जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने एक नाके पर आकर उनको रोक लिया। आतंकवादियों ने कोट आजम और कोट किला इलाके के बीच नाकेबंदी की थी। दोस्तों तो वहीं बता दें, एंटी मुस्लिम पार्टी को रोकना था मकसद। फ्रांस ने भी चली इंडिया गठबंधन वाली चाल, मिली अखिलेश राहुल जैसी जीत। दरअसल यूरोप के 2 बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव हुए। दोनों ही देशों में राजनीतिक समीकरण बदलता नजर आया। फ्रांस में जल्दी चुनाव कराने का आह्वान किया गया तो सभी हैरान रह गए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की रणनीति के तहत वो खुद की सरकार के लिए समर्थन जुटाना चाहते थे और दक्षिण पंथियों विचारधारा को रोककर अपने विरोधियों के नीचे से कॉर्पोरेट खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक एंटी मुस्लिम पार्टी बोले तो नेशनल रैली ने लोहे चने दबा दिए। जी हाँ, इसके बाद जो हुआ उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल एंटी मुस्लिम पार्टी नेशनल रैली को चुनावों में भारी बढ़त बनाए हुए थी। इसके रोकने के लिए विरोधी दलों ने ठीक वैसी रणनीति अपनाई जिस तरह की भारत में चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने अपनाई थी। दोस्तों तो वहीं बता दें, चीन के सामने फिर हाथ फैलाने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ मोहल्लत मांगने मंत्री को भेज रहे बीजिंग। जी हाँ, पाकिस्तान एक बार फिर आर्थिक मदद के लिए चीन की ओर देख रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसी हफ्ते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दूत के तौर पर बीजिंग जा रहे हैं। अपने दौरे पर वो चीन की सरकार से $15 अरब के एनर्जी ऋण के पुनर्गठन बोले तो ब्याज दर कम करने और पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। पाकिस्तान न्यूज पोर्टल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब योजना मंत्री एहसान इकबाल के साथ चाइना जाएंगे। इकबाल की ये यात्रा पहले से तय थी, लेकिन वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री शरीफ के विशेष दूत के तौर पर भेजा जा रहा है। जी हाँ, पहले से प्लान न होने की वजह से बीजिंग में पाकिस्तान के राजदूत को चीनी अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक कराने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री कर्ज पुनर्गठन के अनुरोध वाला प्रधानमंत्री का पत्र लेकर चीन जाएंगे। तो साथियों आपको बता दें, रशिया को करारा जवाब देने की तैयारी में यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके थमने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार को हुए जोरदार रूसी हमले ने तनाव को फिर से बढ़ा दिया और ये हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मामला बनकर पहुंच गया है। मंगलवार को इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर मंथन किया जाने वाला होगा। अमेरिका ने भी सोमवार को रूसी हमले के कड़े शब्दों में निंदा की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि इस तरह की जगहों पर हमले किसी सैन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। यहाँ एक स्कूल पर हमला किया गया है जो कि एक नागरिक बुनियादी ढांचा है। ऐसी जगहों पर हमले नहीं होने चाहिए। सबसे दर्दनाक तस्वीर कीव शहर के अस्पताल की आई है, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, पीएम मोदी के रशिया दौरे पर भड़कते दिखाई दिए जेलेंस्की। कहा भारतीय प्रधानमंत्री ने खूनी अपराधी पुतिन को गले लगाया है, ये विनाशकारी साबित होगा। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि उसी दिन मोदी ने पुतिन से मुलाकात की जब एक रूसी मिसाइल कीव में बच्चों के अस्पताल को निशाना बना रही थी। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नोवो ओगारियोवो में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की। सोमवार सुबह ही रूसी मिसाइलों ने यूक्रेनी शहरों पर हमला कर दिया था, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और 170 अन्य घायल हुए थे। जेलेंस्की ने इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया और पुतिन को खूनी बताया। जेलेंस्की ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में रशिया के हमले और पुतिन मोदी की मुलाकात पर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना एक बहुत बड़ी निराशा है। ये रूस के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए भी एक विनाशकारी झटका है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों रशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे, तो क्या उनसे गले भी ना मिले पीएम मोदी जी? ऐसे में जेलेंस्की के इस बयानों पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं बता दें, उधर पुतिन ने पीएम मोदी को कह दिया कि आपने पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। इसके साथ इन्होंने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भी जीत की बधाई देते हुए उनकी जीत को कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कई वर्षों के काम का नतीजा बताया। दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने कहा, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि आपके कई वर्षों के काम का नतीजा है। तो वही अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये मुद्दा जरूर उठाएं। आखिर कौन से मुद्दे को लेकर मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है अमेरिका ने, आपको बता दें। पीएम मोदी का
के रूस दौरे पर अमेरिका की गहरी नजर बनी हुई थी। जी हाँ, वाशिंगटन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देने की अपील की थी। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सरकारी आवास नोवो ओगा रियोवो पर एक निजी मुलाकात के तहत स्वागत किया था। ऐसे में अमेरिका ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से यूक्रेन मुद्दा उठाने की बात कही थी। दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में और पावरफुल हो गई आईएसआई, सुन सकेगी सब कुछ, शहबाज सरकार ने दे दी ये शक्ति। दरअसल पाकिस्तान में अब खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज, इंटेलिजेंस और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने औपचारिक तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के वास्ते फोन कॉल का पता लगाने और उसे इंटरसेप्ट करने का अधिकार दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर पाकिस्तान दूर संचार अधिनियम 1996 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि धारा 54 के तहत दी हुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए संघीय सरकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और किसी भी अपराध की आशंका पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को फोन कॉल और मैसेज का इंटरसेप्ट करने या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए फोन कॉल का पता लगाने के लिए ग्रेड 18 रैंक या इससे ऊपर के अधिकारियों को समय समय पर नामित किए जाने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, हिंदू मंदिर में अपनी पहचान छिपाकर प्रसाद बेच रहे मुसलमान बंद करो उनकी दुकान, वीएचपी ने खोला मोर्चा। बता दें, विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी विहिप ने मंगलवार को दावा किया कि मुसलमान अपनी पहचानों को छिपाकर, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर विभिन्न हिंदू तीर्थ स्थलों पर पूजा सामग्री बेच रहे हैं। उसने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वह मुसलमानों को दुकानें चलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचे। विहिप के महासचिव बजरंग बागड़ा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति मंदिरों और अन्य समूह धार्मिक स्थलों के पास पूजा सामग्री बेचता हुआ मिले तो वे स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करे। साथियों, इस पर आपकी राय तो बनती है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जो ये मुद्दा उठाया है कि हर मंदिरों मतलब मोस्टली मंदिरों में अपनी पहचान छिपाकर प्रसाद बेचते दिखाई देते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। ऐसे में वीएचपी की इस मांग पर आपकी क्या राय होगी? क्या उनकी मांग सही है या फिर प्रसाद बेचने में कोई बुराई नहीं देखते हैं? क्या कहती है भारत की जनता? तो वहीं आपको बता दें, आखिर अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स कब लौटेंगी पृथ्वी पर? पृथ्वी से 408 किलोमीटर ऊपर लगा रही है चक्कर। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सुरक्षित हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। उनका मिशन मात्र 10 दिनों का था, लेकिन वो पिछले 1 महीने से अपने एक साथ अंतरिक्ष यात्री बूच बिलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। अब नासा ने बताया है कि सुनीता विलियम्स की सेहत अच्छी है और वो सुरक्षित है। नासा ने यह भी कहा है कि सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुसंधान और रखरखाव में मदद करना जारी रखेंगी। वो 10 जुलाई को रात 8:30 बजे अंतरिक्ष स्टेशन से लाइव संबोधन में चालक दल के मिशन पर चर्चा करेंगी। जी हाँ, अब ऐसे में हम इंतजार ही कर सकते हैं उनके लौटने का। बाकी नासा क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में आप लोग उनके लिए दुआएं जरूर करिएगा ताकि वो सही सलामत पृथ्वी पर लौट सके। बता दें एक और बड़ी खबर, जहां हिंद प्रशांत में नाटो और मित्र देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। व्हाइट हाउस का बयान। दरअसल व्हाइट हाउस ने नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सोमवार को कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो गठबंधन और विश्व भर के मित्र देशों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित कर रहा है, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है। पहले नाटो शिखर सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए 38 विभिन्न देशों के नेता वॉशिंगटन में एकत्रित हुए हैं। इसमें यूक्रेन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य सहित सभी नाटो सहयोगियों के साथ साथ नाटो साझेदारों के नेता भी शामिल है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, आखिर डिएगो गार्सिया किसका है? जी हाँ, अमेरिकी सेना ने ब्रिटिश अदालत को दिखाई हेकड़ी, सुनवाई तो दूर एंट्री भी रोक दी। जी हाँ, अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ब्रिटेन की अदालत को उसी के क्षेत्र में सुनवाई करने से रोक दिया है। ये क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि हिंद महासागर में बसा डिएगो गार्सिया है। इस द्वीप पर एक गुप्त ब्रिटिश अमेरिकी सैन्य अड्डा है और वहां तक पहुंच पर बहुत प्रतिबंध है। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय को इस सप्ताह एक सुनवाई करनी थी। इसमें इस बात पर चर्चा होनी थी कि क्या डिएगो गार्सिया द्वीप पर प्रवासियों के एक समूह को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। इस सुनवाई में बीबीसी भी शामिल थी। दोस्तों, तो वहीं बता दें, भारत को 6 नए परमाणु रिएक्टर देने को रशिया हुआ तैयार। पीएम मोदी के सामने दोहराया ऑफर। बता दें, रशिया की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत को 6 और परमाणु रिएक्टर का ऑफर दिया है। रोसाटोम पहले भी भारत में कई परमाणु रिएक्टरों को स्थापित कर चुका है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता के कुल 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण रशिया की मदद से ही किया जा रहा है। दोस्तों, लगे हाथों आपको बता दें, कनाडा में भारतीयों को नहीं मिल रही है नौकरियां, अपराधी कर रहे हैं परेशान।
किसान तेजी से देश छोड़ रहे हैं। एनआरआईज अप्रवासी, जी हाँ, कनाडा लंबे समय से भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। पढ़ाई से लेकर नागरिकता पाने तक का सपना लेकर भारतीय कनाडा आते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कुछ सालों में अपने सपने का साकार करने के लिए लाखों भारतीय छात्रों ने कनाडा को चुना, लेकिन अब कनाडा में स्थितियां बदल रही हैं। भारतीय नागरिकों के लिए कनाडा अब किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि कनाडा में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें, नौकरियों की कमी और देश में अपराध बढ़ने से सपना अब दुस्वप्न में बदलने लगा है। ऐसी स्थितियों ने कनाडा में माइग्रेशन रिवर्स को बढ़ावा दे दिया है। दोस्तों बता दें, कनाडा में अब अप्रवासियों के लिए रोजगार है ही नहीं, या फिर जानबूझ के अप्रवासियों के लिए रोजगार को घटाया गया है। आपको बता दें, कनाडा में अभी भी लगभग 3 लाख भारतीय छात्र मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें, गिर गए सोने के दाम, उधर चांदी में आया उछाल। आखिर क्या है लेटेस्ट भाव? दरअसल कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में कल की बात करें तो सोना 100 रुपए की गिरावट के साथ 73,310 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 73,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 180 रुपए बढ़कर 94,450 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले सत्र में यह 93,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि फेडरल रिजर्व सदस्य के संबोधन और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। दोस्तों तो वहीं बता दें, टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बने गौतम गंभीर। BCCI सचिव जय शाह ने किया बड़ा ऐलान। बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI सचिव जय शाह जी ने भारतीय टीम के नए मुख्य कोच का ऐलान कर दिया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच होंगे। वो राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। द्रविड़ का कार्यकाल टीम इंडिया के T20 विश्व कप 2020 चैंपियन बनते ही समाप्त हो गया। ऐसे में गौतम गंभीर को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलेगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली बड़ी खबर में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।